स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम पर। मैं हरलीन कौर आज आपके सामने लेके आ गई हूँ इंग्लिश PYQs की फोर्थ सीरीज को। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। So our first question is provide the appropriate synonym for the underlined word। यहाँ पे जो underlined word है टेकीटर्न, आपको इसका सिनोनिम बताना है। दोस्तों सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी शब्द यानी कि सेम मीनिंग वाला शब्द। सबसे पहले तो आप टेकीटर्न का मतलब जानो। टेकीटर्न का मतलब होता है वो पर्सन या वो इंसान जो बहुत शांत रहता है, यानी कि वो पर्सन जो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता और शांत स्वभाव का होता है। अब हम इसका देखते हैं सिनोनिम क्या बनेगा। फर्स्ट है टर्स। तो दोस्तों टर्स जो होता है ना उसका मतलब होता है कि बहुत कम शब्दों में अपनी बात बता देना इसमें, लेकिन इसके अंदर बात तो हो रही है ना, कन्वर्सेशन तो हो रही है। टर्स का मतलब हो गया कि कोई पर्सन हो गया जो बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात बताता है, लेकिन वो बताता है, तो यहाँ पे सिनोनिम नहीं बैठेगा इसका, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट तो होता है कि आत्मविश्वास है ना, बट लेकिन आत्मविश्वास का टेकिटन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो अनरिस्पॉन्सिव। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब हो गया कि कोई रिएक्शन ही ना देना, यानी कि नो रिस्पॉन्स। ठीक है, जब कोई पर्सन को रिस्पॉन्स ही नहीं देता, बिल्कुल ही मतलब कह सकते हो आप बिल्कुल शांत रहता है, तो वो हो सकता है टेकिटन का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि टेकिटन पर्सन होता है जो बहुत चुप रहता है, और अनरिस्पॉन्सिव भी उसी का बिल्कुल समानार्थी यानी कि सिनोनिम वर्ड बैठेगा। एक बार टेंस देख लो। टेंस मतलब चिंता, चिंता से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Our next question is provide the appropriate synonym for the underlined word which is eccentric। देखो अभी सेंटेंस पढ़ने से पहले मैंने पढ़ा eccentric, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइंड है। अब इसका मतलब देखो, eccentric का मतलब होता है काफी अनोखा, आप कह सकते हैं काफी अनोखा, यानी कि यूनिक। ये थोड़ा अजीब भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना एसेंट्रिक जो पर्सन होता है वो अजीब होता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग होता है। ओके, कोई पर्सन है जो थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है ना, तो वो क्या हो गया? एसेंट्रिक पर्सन हो गया। अब आपको इसका सिनोनिम बताना है। नीचे से शुरू करते हैं। पहले देखो बुलिश। बुलिश का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, स्टर्बन। तो ये एसेंट्रिक का बिल्कुल सिनोनिम नहीं बैठेगा, ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड वो पर्सन होता है जो बहुत जल्दी क्या होता है, गुस्से में आ जाता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यूनिक है ना ये। एसेंट्रिक का मतलब यही हो गया कि तो काफी अजीब बिहेवियर वाला पर्सन, तो शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन तो गुस्से वाला हो गया, तो ये दोनों मैच, तो ये दोनों मेल नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है डैपर। तो दोस्तों डैपर तो बहुत ही स्मार्ट और स्टाइलिश पर्सनालिटी को कहते हैं, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। लास्ट है एबनॉर्मल। देखो एबनॉर्मल इज द करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि एसेंट्रिक से काफी हद तक मैच होता है, क्योंकि एबनॉर्मल पर्सन भी वही होता है ना जो नॉर्मल पर्सन से अलग व्यवहार करता है, अलग बिहेव करता है, राइट? तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो है कंटेम्पलेटिंग। आपको कंटेम्पलेटिंग का क्या बताना है? ऑपोजिट बताना है। तो सबसे पहले देख कंटेम्पलेटिंग होता क्या है। तो दोस्तों कंटेम्पलेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा गहराई से विचार करना है, थॉट करना। इधर मैं लिख देती हूँ। जब कोई पर्सन किसी भी चीज के बारे में, किसी भी थॉट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, विचार करता है, तो वो क्या कर रहा होता है? इंग्लिश में वो कंटेम्पलेट कर रहा होता है। ठीक है, अब सेंटेंस पढ़ते हैं। माई पेरेंट्स आर कंटेम्पलेटिंग इमिग्रेशन टू कैनेडा। यानी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो कनाडा जाने के बारे में बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं। आपको इसमें कंटेम्पलेटिंग का एंटोनियम बताना है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताना है। चलिए अब फर्स्ट ऑप्शन देखो। फर्स्ट है कंटामिनेटिंग। दोस्तों कंटामिनेटिंग का मतलब तो होता है कि गंदा कर देना, दूषित कर देना। कहते हैं ना कि डोंट कंटामिनेट द वाटर, राइट? तो कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित कर देना है, गंदा कर देना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं बैठेगा, तो ये कट कर दिया, क्योंकि एंटोनियम बताना है हमें। ठीक है, पर इसका एंटोनियम से क्या सिनोनिम से भी कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है रिजेक्टिंग। रिजेक्टिंग का मतलब होता है अस्वीकार करना, है ना, मतलब मना कर देना। तो ये देखो कंटेम्पलेटिंग का मतलब हो गया बहुत ज्यादा सोचना, यानी एक्सेप्ट कर लेना। और रिजेक्शन का मतलब हो गया रिजेक्टिंग का बिल्कुल भी इस चीज को सोचना ना और उसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना। तो एंटोनियम के बिहेवियर से रिजेक्टिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है फीलिंग, महसूस करना। इसका भी कोई रिलेशन नहीं है हमारे सेंटेंस से। नेक्स्ट है डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग मतलब कि खोज करना, इसका भी रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। हमें प्रपोजिशन चूज करनी है। क्वेश्चन हमारा, द लॉस ड्यू टू द केरला फ्लड्स इज डैश 19,000 crores।
यानी कि केरल में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से 19,000 करोड़ पीपल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, अब आपको बताना है, सबसे पहले तो देखो लॉस का मतलब क्या होता है, टोटल डैमेज, है ना। तो आपको यहाँ पे ऐसा प्रेपोजिशन चाहिए होगा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को दिखाए। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट है अक्रॉस। तो दोस्तों अक्रॉस जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक। देखो ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये बाढ़ को, फ्लड को करेक्ट एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं लेके जाएगा। आप सब खुद समझो, अक्रॉस का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऑप्शन सही नहीं बैठेगा। नेक्स्ट है, एक बार ऑप्शन सी देखो पहले। ऑप्शन सी में दिया गया है बेनेथ। बेनेथ का मतलब होता है नीचे। देखो ये जो होता है ना, फिजिकल पोजीशन दिखाने के लिए बेनेथ का यूज किया जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो अंडरनेथ। अंडरनेथ का मतलब होता है नीचे या फिर अंदर की ओर छुपा हुआ कोई चीज दिखाने के लिए। ये भी जो होता है फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए जो होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है अराउंड। यस दोस्तों, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आप सोचोगे क्यों, तो बच्चों इसका आंसर इसलिए सही बैठेगा ये, क्योंकि अराउंड जो होता है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को दिखाने के लिए शो किया जाता है कि ठीक है, लगभग या करीब बताने के लिए यूज किया जाता है। आपको बताना, आपको एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं पता कि 19,000 करोड़ बंदे जो थे, पर्सन जो थे, उनकी डेथ हो गई या फिर उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आपको अराउंड लगाना है ना, तो अराउंड लगाओगे तो आपको जो सेंटेंस है वो एब्सोल्युटली करेक्ट बैठेगा। चूज द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन देखो एक बार। The kids are longing to meet their cousins, the parents said. यानी कि बच्चे जो है वो लॉन्ग कर रहे हैं। लॉन्ग का मतलब होता है तरस रहे हैं। मैं लिख देती हूँ, हिंदी में लिख देती हूँ। ठीक है, बच्चे जो है वो अपने कजिन से मिलने के लिए तरस रहे हैं। किसने बताया? ये उनकी बताया है उनके पेरेंट्स ने। ठीक है, तो देखो अब आगे बढ़ने से पहले ना आप एक चीज देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है जब अगर आपको, या फिर रिपोर्टेड में बदलना है। यहाँ पे आपको छोटा सा रूल बताती हूँ। जब भी आप डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा तो क्या होगा, ग्रामर क्या लगेगी, आर लॉन्गिंग, है ना। ये जो है डायरेक्ट स्पीच है तो इसलिए आर लॉन्गिंग लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो मैं सर्कल कर रही हूँ। ओके, अब हमें इसको रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो आपको दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना पड़ेगा। तो अब आर लॉन्गिंग किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा वर्ड लॉन्गिंग में। ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये दोस्तों बस मैंने इतना ही किया है कि ये पास्ट, ये प्रेजेंट में था तो मैंने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है। आर लॉन्गिंग की जगह मैंने लिख दिया वर्ड लॉन्गिंग। ओके, अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। और यस, जो वर्ब है, देखो वर्ब कहाँ है इसमें, सेड, राइट। सेड जो होगा वो सेड में ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भी पास्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब में ना सेड को पास्ट टेंस में ही लिखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अब ऑप्शन ए पढ़ो। द पेरेंट्स सेड दैट द किड्स लॉन्ग्ड टू मीट देयर कजिन्स। देखो किड्स लॉन्ग्ड तो गलत हो गया, क्योंकि अभी आपको बताया कि इन वर्ड लॉन्गिंग यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, द पेरेंट्स सेड दैट द किड्स लॉन्गिंग टू मीट देयर कजिन्स। तो दोस्तों ये भी गलत होगा, क्योंकि आर लॉन्गिंग को पास्ट में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो ये गलत हो गया है। नेक्स्ट देखो, द पेरेंट्स सेड दैट द किड्स वर लॉन्गिंग टू मीट देयर कजिन्स। तो दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज आर लॉन्गिंग जो है वो वर्ड लॉन्गिंग में चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ठीक है, लास्ट भी पढ़ लो। द पेरेंट्स सेड दैट द किड्स वर लॉन्गिंग टू मीटिंग देयर कजिन्स। देखो मीटिंग लगा दिया ना यहाँ पे, तो ये गलत हो गई, कॉन्टिन्यूस कर दिया इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है ऑप्शन है, आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि जो सेंटेंस होता है ना, वो दो चीजों का मेल होता है, यानी कि दो चीजों का एडिशन होता है। फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड सेकंड इज वर्ब। जब तक किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होती, तब तक वो सेंटेंस सेंटेंस नहीं कहलाता है। ईडियम, क्लॉज, कुछ भी कहला सकता है वो। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द इजलेस अंडर द सन। देखो दोस्तों, द इजलेस अंडर द सन जो होता है ना, एक फ्रेज है, यानी कि एक वाक्यांश है। इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। ये ठीक है, फ्रेज है, याद रखना। इसका करेक्ट फॉर्म होता है द इजलेस लाइज अंडर द सन। अब नेक्स्ट देखो, करप्शन इज अ मीनस। करप्शन जो होता है वो मीनस है। मीनस मतलब खतरा है। ये देखो ये सेंटेंस पूरा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, राइट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभी होना, राइट।
ये एक इडियम है, इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, इसलिए इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ओके, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है किक एंड किन। किक एंड किन का मतलब होता है रिश्तेदार और दोस्त, राइट। तो ये भी जो है ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं है, राइट, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बैठेगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सुटेबल क्लॉज टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए क्लॉज चूज करना है दोस्तों। आपका सेंटेंस है द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया एक हो रही है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो आपको इसके लिए पॉजिटिव क्लॉज चाहिए होगा। आप कह सकते हो, अब आपको ऐसा क्लॉज चाहिए होगा जो सही ढंग से कंट्राडिक्शन को बता दिखा सके। ओके, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, the world is becoming a global village despite there are some who bring about divisions। अब देखो डिस्पाइट के बाद जो होता है ना नाउन, नाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देयर आर है, तो ये फुल क्लॉज है जो कि गलत हो जाएगा। ओके, देयर आर नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। नेक्स्ट देखो देयर फॉर, यानी इसलिए देयर आर सम हु ब्रिंग अबाउट डिविजन्स, इसलिए ये दिखाता है यहाँ पर कि यहाँ पे तर्क जो होता है उल्टा हो जाता है, राइट। देयर फॉर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं आना चाहिए। देयर फॉर जहाँ पे आ गया ना, इसकी वजह से पूरे क्लॉज का सत्यानाश हो गया। नेक्स्ट देखो द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज सो आर सम हु ब्रिंग अबाउट डिविजन्स, क्या ये सही होगा? तो देखो सो आर सम, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। सो आर सम कभी आपने सुना है? कभी मैंने तो नहीं सुना अपनी लाइफ में, तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो yet there are some who bring about divisions। देखो yet का मतलब होता है फिर भी, है ना। yet का मतलब क्या होता है? फिर भी। अब दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट कंजक्शन बैठेगी। क्यों? क्योंकि ये हमें बताती है कि दुनिया जो है वो एक हो रही है, फिर भी कुछ लोग विभाजन यानी कि डिवीजन करने में लगे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द 100% accurate answer। Our next question is provide the appropriate question tag। ओके, आपको क्वेश्चन टैग देना है। आपका सेंटेंस है ही मस्ट मेंड हिज वेज, यानी कि उसे अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, देखो फर्स्ट है मस्ट ही। यहाँ देखो मस्ट जो होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। मस्ट जो है ये जरूरत को दिखाता है। तो ये देखते हैं, अभी अभी हम देखते हैं कि ये लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। अभी आपको आंसर डायरेक्ट नहीं बताऊंगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है वॉन्ट ही। देखो वांट जो होता है ना, ये नेगेटिविटी को दिखाता है, तो स्ट्रक्चर जो है ये आपका नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें सुधारने की बात हो रही है ना। तो फिर ये भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डज नॉट ही। देखो डज नॉट ही, देखो मस्ट के साथ ना कभी भी डज यूज नहीं होता, तो ये भी हमेशा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो मस्ट नॉट ही। मस्ट नॉट ही जो होगा वो करेक्ट टैग होगा। क्यों? क्योंकि ही मस्ट मेंड हिज वेज, मस्ट नॉट ही, यानी कि उसे अपनी आदतें सुधारनी चाहिए, है ना। तो है ना जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी था जो वो गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही बैठेगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blank with appropriate preposition। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी preposition आपको पढ़नी होगी। देखो क्वेश्चन है डैश मैन मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट। बहुत सारे आदमी और बच्चे जो थे वहां पे प्रेजेंट थे। अब देखो ऑप्शन देखो बिसाइड्स मैन मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट। अब एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, बिसाइड्स का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी कि के पास, है ना। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, इट इज नेक्स्ट टू। तो ये गलत होगा क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। देखो बिसाइड्स मेन मेनी चिल्ड्रन वर प्रेजेंट, नेक्स्ट टू, है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखो बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कि इन एडिशन। ओके, का मतलब बनेगा के अलावा। अब आप ये देखो कि सही उत्तर है नहीं है, यानी कि आदमियों के अलावा वहां पर कई सारे बच्चे भी मौजूद थे। तो ये है ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा बिसाइड्स। ध्यान रखना बिसाइड और बिसाइड्स में एक छोटे से एस का डिफरेंस है, और ये एस भी जमीन और आसमान को अलग कर देता है। चलिए अब ऑप्शन नंबर सी और डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे मार्च डैश इन स्ट्रीट। वो मार्च कर रहे थे सड़क पर, ठीक है, चल रहे थे। आपको बताना है क्या होगा, इन द स्ट्रीट, इन टू द स्ट्रीट, एट द स्ट्रीट, या फिर बाय द स्ट्रीट। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देखो, इन द स्ट्रीट, यानी कि वो स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर मार्च कर रहे थे। ये क्या सही ऑप्शन बैठता है? नेक्स्ट भी देख लेते हैं एक बार। इनटू, इनटू का मतलब होता है अंदर जाना, तो गली के अंदर जाना, अंदर जाके स्ट्रीट वो कर रहे थे, तो ये गलत बैठेगा, ये कट कर देती हूँ। नेक्स्ट देखो एट द स्ट्रीट, एट जो होता है ना, ये इसका यूसेज गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट को दर्शाता है एट हमेशा, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है बाय। देखो बाय जो होता है वो पास की चीजों को दिखाने के लिए इंडिकेट किया जाता है, तो ये भी रॉन्ग।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विच इज सम बॉयज वर हेल्पिंग द वांटेड मैन। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, आपको इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो दोबारा मैं पढ़ रही हूँ एक बार। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वांटेड मैन, यानी कुछ लड़के जो है वो घायल आदमी की मदद कर रहे थे। तो अब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। पैसिव वॉइस के जो रूल्स होते हैं वो मैं पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बता चुकी हूँ, आप वहां पे जाके बैक करके वीडियो भी देख सकते हो। फिर भी देखो यहाँ पे सम बॉयज इज हेल्पिंग द वांटेड मैन। देखो जो पैसिव होगा ना, वो जो पैसिव वॉइस होगी वो पास्ट में होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगी, और ये सेंटेंस पास्ट में नहीं है, तो ये हमारी पहचान होगी रॉन्ग। द वांटेड मैन इज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। जो घायल आदमी था वो उसकी मदद की गई कुछ लड़कों की तरफ से। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बैठ सकता है। अभी मैं नहीं कह रही कि करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी ऑप्शन पहले पढ़ने जरूरी है ना। नेक्स्ट देखो, द वांटेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। देखो ये गलत हो गया, सी पार्ट देखिए। द वांटेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर यूज हुआ है और टेंस भी यूज हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं बी या सी में से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो, द वांटेड मैन विल बी हेल्प्ड बाय सम बॉयज। फ्यूचर टेंस गलत हो गया। अब हमारे पास दो टेंस है, कौन से, पास्ट के। तो अब इनमें से भी एक बार देख लेते हैं। द वांटेड मैन इज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। देखो बीइंग है ना, यहाँ पे पास्ट नहीं लगाया, उसी पार्ट में पास्ट टेंस का यूज किया गया, पास्ट ग्रामर का यूज किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की इसी क्वेश्चंस के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आगे की अच्छी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ लर्निंग।